यस दोस्तों, तो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, पेश कर रहे हैं ईसीआईपीएल अमेंडमेंट यार। ईसीआईपीएल अमेंडमेंट जो है वो हम आपके सामने पेश करके बताया जा रहे हैं। अमेंडमेंट मैं रिकॉर्डेड इसलिए रखता हूँ ताकि कम टाइम में अच्छे से आप देख पाओ। इनफैक्ट 2 बार देख लिया करो, अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लास्ट टाइम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अमेंडमेंट से 10 मार्क के क्वेश्चन आ गए थे, तो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं तो टेक इट सीरियसली। एंड साथ ही साथ में बच्चे इसको लिख लेना है आप लोगों ने। मतलब आप ये नोट्स जो है, हालांकि ये नोट्स में ऐड करके, कौन से, मेरे जो ईसीआईपीएल के पूरे हैंड रिटन नोट्स है उसमें ये ऐड करके आपको भेज दूंगा, लेकिन फिर भी आप साथ में लिख लेना दोस्तों। अब पहला अमेंडमेंट है फेमा का, और कंपाउंडिंग की बात करिए। कंपाउंडिंग क्या होता है कि देखो यार, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है और वॉलेंटरीली अगर उस डिफॉल्ट को आप एडमिट कर लेते हो, तो आरबीआई आपको क्या करता है, कंपाउंड कर देता है, और पेनल्टी हो सकता है आपको थोड़ी कम लगाए, है ना, पेनल्टी आपको थोड़ा कम लगाए। तो अब कंपाउंडिंग कौन करने वाला, उसकी अथॉरिटी दी हुई है। इसमें आपको रीड आउट करना है कंपाउंडिंग करने का पावर किसके पास है। तो अगर सम इन्वॉल्व इज नॉट एक्सीडिंग 60 लाख है, तो कौन कंपाउंडिंग कर सकता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। 2.5 करोड़ तक है तो डिप्यूटी, 5 करोड़ तक है तो जनरल, और अबव है तो चीफ जनरल मैनेजर। अच्छा, ये तो था बेटा आरबीआई का कंपाउंडिंग। दूसरा कंपाउंडिंग कौन कर सकता है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। अगर वो 5 लाख और बिलो है तो डिप्यूटी डायरेक्टर, 5 लाख से लेकर 10 लाख है तो एडिशनल डायरेक्टर, लेस देन 50 लाख है तो स्पेशल डायरेक्टर, और 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो स्पेशल डायरेक्टर अलोंग विद द डिप्यूटी डायरेक्टर एडवाइजर, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट अलोंग विद स्पेशल डायरेक्टर। इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं मैं, बिकॉज कंपाउंडिंग कौन कर रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कौन कंपाउंडिंग करेगा, बट कंपाउंडिंग का क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में लिख सकते हैं कि कंपाउंडिंग कौन करेगा दोस्तों, तो अथोराइज ऑफिसर। क्या लिख देंगे हम लोग, अथोराइज ऑफिसर लिख लेंगे। हाँ, अब कंपाउंडिंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब भी आप कंपाउंडिंग करना है आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा दोस्तों आरबीआई। अच्छा, मैंने आरबीआई क्यों मेंशन किया है, बिकॉज अथॉरिटी अलग अलग हो सकती है, डिप्यूटी हो सकता है, जनरल हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये सब लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, आरबीआई। तो हम कंपाउंडिंग किसके पास कर रहे हैं, आरबीआई के पास। या तो मैं फिजिकली दूंगा, या तो दोस्तों परवाह पोर्टल करके उन्होंने लॉन्च किया, उस पोर्टल पे मैं अप्लाई कर सकता हूं कि भैया देखो मुझसे ना फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन टूट गए। हाँ साहब, मैंने फेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ दिए, मेरे से गलती हो गई है, अब मुझे कंपाउंडिंग करना है, मुझे आपके चरणों की नहीं, शरण आना है, शरण, शरण, हाँ मुझे आपकी शरण में आना है। तो हम आरबीआई के पास जा सकते हैं कंपाउंडिंग के लिए। तो आपको कंपाउंडिंग के लिए, कंपाउंडिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ऑफेंस हुआ, ऑफेंस को वॉलेंटरीली एडमिट किया, अब हम उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, आरबीआई सोच रही है कि यार भैया बंदा कितना अच्छा है, गलती करी है लेकिन गलती को मान लिया है, कन्फेस कर लिया है, तो आइए उसको हम पेनल्टी फीस वगैरह कम लगाते हैं, फाइन कम लगाते हैं। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग। अच्छा, तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1, आरबीआई या तो फिजिकल दो या तो परवा पोर्टल। अच्छा दोस्तों, ये सबमिशन सुयोमोटो भी हो सकता है, या रिस्पॉन्स टू अ मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अच्छा, अथॉरिटी ने आपको मेमोरेंडम ऑफ कॉन्ट्रावेंशन भेजा कि तुमने देखो ये गलतियां की, तो आप कन्फेस करो कि हाँ मुझसे गलती हुई है। या तो आप खुद से ही, किसी ने कुछ नहीं बोला, खुद से ही आपने बोल दिया कि मेरे से कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो या तो कॉन्ट्रावेंशन सुयोमोटो हो सकता है, या फिर रिस्पॉन्स टू मेमोरेंडम टू कॉन्ट्रावेंशन। साथ में कंपाउंडिंग फीस देनी पड़ेगी, कितनी फीस है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेंड पेमेंट डिटेल, जैसे आपने पेमेंट किया उसके 2 घंटे के अंदर पेमेंट डिटेल आपको ईमेल के थ्रू बता देना है। साथ में यूटीआर नंबर, पेमेंट का जो नंबर आता है ना उसको हम बोलते हैं यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर समथिंग, तो वो यूटीआर नंबर के साथ आपको क्या करना है, जैसे आपने पेमेंट किया उसके 2 घंटे के अंदर आपको अथॉरिटी को बताना है कि हमने पेमेंट कर दिया है। फिर एप्लीकेशन में क्या क्या मेंशन करोगे, एफडीआई, ओडीआई, ईसीपी की डिटेल जो होगी वो मेंशन करोगे। अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो कंपाउंडिंग फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी। फिर बोला आरबीआई शैल एक्सेस वेदर ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल नॉट। अब आरबीआई देखेगी कंपाउंडेबल है या नहीं है। और याद रखना, मैंने आपको फेमा में शॉर्टकट बताया था, जिन ऑफेंस के बीच में और लिखा है वो कंपाउंडेबल है, जिन ऑफेंस के बीच में एंड लिखा है कंपाउंडेबल नहीं है। तो ऑफेंस इंक्लूडिंग ओनली फाइन कंपाउंडेबल है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट कंपाउंडमेंट, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ कंपाउंडेबल है। अच्छा, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट है, कंपाउंडेबल नहीं है। तो आरबीआई पहले असेस करेगी ये कंपाउंडेबल है या नहीं है। अच्छा, आरबीआई ने देखा अच्छा कंपाउंडेबल तो है लेकिन हमने आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकती है, यस। और कंपाउंडिंग का पेनल्टी लगाने के पहले, कंपाउंडिंग का क्या लगाने के पहले, पेनल्टी लगाने के पहले क्या देखा जाएगा, पहला मैक्सिमम गेन मेड आउट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, तूने कितना कमाया, तेरी वजह से पब्लिक अथॉरिटी का कितना नुकसान हुआ, कितने बार तूने ये कांड किया, रिपीटेटिव नेचर एंड एप्लीकेबल कंडीशन
इफ दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट इन कंपाउंडिंग। ये सब कुछ देखने के बाद कंपाउंडिंग का पेनल्टी लगेगा। और याद रखना मैक्सिमम फीस और पेनल्टी एज पर फेमा कितना हो सकता है, 3 टाइम्स ऑफ सम इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रावेंशन। अच्छा, कंपाउंडिंग ऑर्डर कितने दिन के अंदर आ जाएगा दोस्तों, 180 दिन फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। तो अभी तक अगर कंपाउंडिंग प्रोसेस देखोगे तो देखना, पहला पॉइंट क्या है, हम कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, हम कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन करेंगे। किसको, आरबीआई को। क्या साथ में प्रिस्क्राइब फीस देंगे, साथ में एफडीआई ईसीबी सबका डिटेल देंगे। अच्छा, एप्लीकेशन फिजिकली दे सकते हो या परवाह पोर्टल से ऑनलाइन भी दे सकते हो। अब आरबीआई के पास जब आप जाओगे, आरबीआई असेस करेगा कि वेदर दीज offenses are compoundable or not. If it are compoundable, they will proceed. If are not compoundable, वो close कर देंगे। अब compoundable है तो compoundable कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बताया। जिस ऑफेंस के बीच में और है they are compoundable, जिसमें एंड है they are not compoundable। अच्छा, कंपाउंडिंग ऑर्डर कितने दिन में आ जाएगा, 180 दिन। अच्छा, ऑर्डर पास करते टाइम पे हम क्या देखेंगे, अनफेयर गेन, तुमने कॉन्ट्रावेन करके कितना पैसा कमाया है, तो हमारी वजह से पब्लिक अथॉरिटी को कितना नुकसान हुआ है, रिपीटेटिव नेचर एंड अदर फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। एंड मैक्सिमम पेनल्टी कितनी हो सकती है फेमा की, 3 टाइम्स सम इन्वॉल्वड इन कॉन्ट्रावेंशन। अच्छा, कंपाउंडिंग ऑर्डर कितने दिन के अंदर आएगा, 180 दिन। अच्छा, आरबीआई अपॉइंट एप्लीकेंट में रिक्वेस्ट अ पर्सनल हियरिंग। ठीक है ना, एप्लीकेंट क्या बोल सकता है कि यार देखो आप ऐसे समझोगे नहीं, मुझे बुलाइए। आप आरबीआई को बोल सकता है मुझे बुलाइए, मेरे वो क्या बोलते हैं ना, वो फेस टू फेस आप मेरे से बात करिए, पर्सनल हियरिंग या ऑनलाइन बात कर रही है। तो आरबीआई एनकरेज द एप्लीकेंट टू अपीयर इन पर्सन और वाया वर्चुअल मोड विदाउट लीगल एक्सपर्ट एज कंपाउंडिंग इज अ वॉलंटरी एडमिशन ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। की खुद आइए, जो गलतियां की आपने मान लीजिए, जो भी है डिस्क्लोजर कर दीजिए। हाँ, अवॉइड करिए किसके थ्रू आना, लीगल एक्सपर्ट के थ्रू, क्योंकि कंपाउंडिंग मतलब वॉलंटरी एडमिटिंग ऑफ द ऑफेंस। जब खुद से गलतियां मान रहे हो तो साथ में लॉयर को लेके जाओगे, क्या सेंस बनता है। ठीक है ना, ऐसा। इफ नो पर्सनल अपीयरेंस इज मेड, अगर आपने पर्सनल अपीयरेंस नहीं भी दिया है तो उस केस में जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसके बेस में ऑर्डर पास हो जाएगा। सो आरबीआई में पास द कंपाउंडिंग ऑर्डर एंड सेंड कॉपी ऑफ ऑर्डर टू एप्लीकेंट एज वेल एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर फेमा। दूसरा अमेंडमेंट है फेमा का कि मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। ये मैनर ऑफ व्हाट बेटा, आपका रिसीट्स एंड पेमेंट। मतलब अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है या मैंने इंपोर्ट किया है तो कौन से मैनर में पैसा आएगा जाएगा, कौन से मैनर में। 1 मिनट होल्ड करना। चलिए, समरी ऑफ व्हाट बेटा, आपका करेंसी यूज बाय रीजन इन केस ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन। इसका बहुत प्यारा एक चार्ट बना दिया मैंने। अगर हम नेपाल एंड भूटान वालों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, नेपाल एंड भूटान वालों के साथ, तो उनको अगर हमें पेमेंट करना है या हमें उनसे पैसा लेना है तो दोनों भी कौन से फॉर्म में लेंगे, या तो इंडियन करेंसी या एफएक्स। एफएक्स मतलब उनकी करेंसी, अलाउड इन सम केसेस। अब अच्छा, कब अलाउड है, इफ नेपाल राष्ट्र बैंक, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे नेपाल राष्ट्र बैंक परमिटेड एफएक्स फॉर इंपोर्ट। अगर उन्होंने इंपोर्ट के लिए वो करेंसी के लिए हाँ बोला है तो हम उनको पेमेंट किस में कर सकते हैं, एफएक्स में कर सकते हैं। तो सिंपल, नेपाल और भूटान वाला के साथ ट्रांजेक्शन डॉलर विलर में करना नहीं है भैया, आग लगे बस्ती में। डॉलर विलर में हम मानते नहीं, क्योंकि हमारी करेंसी वहां चलती है। नेपाल और भूटान में गांधी जी की इज्जत है, गांधी जी की इज्जत तो पूरे देश दुनिया में है लेकिन वहां ज्यादा है, तो वहां इंडियन करेंसी चलती है। तो जहां इंडियन करेंसी चलती है दोस्तों, वहां पे फॉरेन करेंसी यूज करना नहीं है। दूसरा, एशियन क्लियरिंग ग्रुप अगर है तो पेमेंट, एशियन क्लियरिंग ग्रुप जो है हमारा एसीजी जिसको बोलते हैं, उनका पेमेंट हम कौन से करेंसी में करेंगे या कौन से करेंसी में एक्सेप्ट करेंगे, तो एसीयू डॉलर या यूरो में थ्रू एसीयू मैकेनिज्म। इसके लिए आरबीआई गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है। और अदर करेंसी है ना नेपाल भूटान के ना एशियन क्लियरिंग ग्रुप के है, अदर है तो आपको फ्री कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी दैट इज डॉलर। हाउएवर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रोविजन शैल ओवरराइड द फेमा रेगुलेशन। अच्छा, इसमें अगर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने कुछ और बोल दिया तो किसको मानोगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मानो। ये था ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए। ट्रेडिंग मतलब माल खरीदना माल बेचना। अब हम बात करें अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शन, तो उस केस में नेपाल और भूटान है तो इंडियन रुपीस, क्लियरली बोला है कौन सा रुपीस, इंडियन रुपीस। हाउएवर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन भूटान कैन मेक इन फॉरेन करेंसी ऑल्सो। अगर हमें भूटान में पेमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हैं। अदर कंट्री तो इंडियन रुपीस और एनी फॉरेन करेंसी। बहुत बढ़िया। फिर बोला है नॉन रेसिडेंट विजिटिंग इंडिया फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पेमेंट इन इंडियन करेंसी ओनली। कोई नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में विजिट किया, उसने पेमेंट कौन सी करेंसी में करना है, इंडियन करेंसी में। चलिए, सेकंड चैप्टर के अमेंडमेंट है दैट इज व्हाट बेटा, आपका रीक्लैरिफिकेशन ऑफ एफपीआई इनटू एफडीआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करना, पूरे के पूरे चांसेस एग्जाम में ही आने का।
क्या है, रीक्लैरिफिकेशन ऑफ एफपीआई इनटू एफडीआई। याद करो एफडीआई चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे उसके डेफिनेशन में हमने देखा था वंस इट इज कंसिडर्ड एज एफडीआई इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली फॉल इन इन्वेस्टमेंट, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एफपीआई। एक बार एफडीआई हो गया तो जिंदगी भर एफडीआई रहेगा, लेकिन एक बार आपका एफपीआई हो गया उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो अब आप क्या किस में आ जाओगे, एफडीआई में आ जाओगे। तो आपने क्या किया था, बाहर वाले ने हमारे यहाँ पे एफपीआई करा था, अब वो क्या हो रहा है, एफडीआई। तो एफडीआई मस्ट बी, एफपीआई मस्ट बी लेस देन 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, पता है हमको। हाँ, क्योंकि एफडीआई क्या होता है, जब बाहर वाला हमारे लिस्टेड कंपनी में कितना खरीदता है, 10% खरीदता है तो क्या होता है एफडीआई, 10% के कम है तो क्या है एफपीआई। अब लिमिट बढ़ गई भैया, जैसे लेट से बाहर वाले ने इंडियन कंपनी में 8% डाला था और अब 4% और डाल दिया तो कितने हो गए, 12। तो भैया अब तुम एफपीआई हो कि एफडीआई हो गए, एफडीआई। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर डाइवेस्ट दी एक्सेस होल्डिंग, 2% ज्यादा है तुम्हारे पास, 2% नहीं 2% से ज्यादा, 10 से कम आना पड़ेगा आपको, तो 12 हो गए, तो 10 के नीचे आ जाओ, या तो रिक्लासिफाई करो एक्सेस होल्डिंग एज एफडीआई विद इन 5 वर्किंग डेज। 5 दिन के अंदर आपने उसको रिक्लासिफाई करना है एज अ एफडीआई कि अब हम एफपीआई नहीं रहे, अब जो ऊपर की होल्डिंग है उसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट दीजिए, एफडीआई का ट्रीटमेंट दीजिए। अप्रूवल फॉर रिक्लासिफिकेशन, अब रिक्लासिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया, जो हमारे साथ क्या शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये हमारे साथ क्या शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो जो बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री है उन्होंने हमारे यहाँ पे एफपीआई किया था, नाउ दे कन्वर्ट इनटू एफडीआई, तो उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अब आपको कंप्लायंसेस देखने पड़ेंगे। इतने दिन आप एफपीआई में, आपको पता है एफपीआई में रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शन थोड़े कम थे, अब आप कहां गए हो, एफडीआई में, तो रिस्ट्रिक्शन थोड़े ज्यादा होंगे दोस्तों। तो आपको क्या कंप्लाई करना पड़ेगा, एफडीआई नॉर्म्स, तो चेक करना पड़ेगा क्या, एंट्री रूट, सेक्टर कैप, प्राइसिंग गाइडलाइंस। इन्वेस्टिंग कंपनी से भी तो अग्रीमेंट लेना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब जो हमारे यहां पे पैसा डाल रहा है, उसने जो पैसा डाला वो पहले क्या था, एफपीआई, अब क्या हो गया, एफडीआई, तो उनका अप्रूवल भी तो लगेगा। सो इन्वेस्टिंग कंपनी मस्ट अग्री इन राइटिंग टू द रिक्लासिफिकेशन एंड एंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट इज विद इन द सेक्टोरियल कैप। सेक्टोरियल कैप के ऊपर नहीं जा सकते, एफडीआई में हमने देखा था, समझो सेक्टर इज 80% का है तो 80% के ऊपर नहीं जा सकते, सेक्टर 26% का है तो 26% के ऊपर नहीं जा सकते। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्लासिफिकेशन custodian shall freeze further transaction in specified Indian company until reclassification process is complete। अच्छा, अब मैं हूं इंडियन कंपनी जिसमें पहले क्या था, एफपीआई, अब वो एफपीआई का लिमिट बढ़ के क्या आ गया, एफडीआई हो गया, तो मैं पहले जाऊंगा अप्लाई करूंगा कि मुझे क्या करना है, रिक्लासिफिकेशन करना है, तो वो बाकी के ट्रांजेक्शन को अभी क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। कस्टोडियन क्या कर देगा, होल्ड कर देगा। बोले जब तक ये रिक्लासिफिकेशन नहीं होते कोई भी ट्रांजेक्शन आपने करने, ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, एफडीआई वगैरह। अच्छा, अब आपकी एफपीआई किस में कन्वर्ट होगी, एफडीआई में कन्वर्ट होगी, तो क्या एफसीजीपीआर फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। अच्छा, अगर उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है तो एफसीटीपीआर खरीदना है, एफसीटीपीआर, एफसीजीपीआर 30 दिन के अंदर फाइल करना है। अगर एफपीआई बिकम्स एफडीआई तो जिस दिन एफडीआई बनी उसके 30 दिन के अंदर, जैसे हमने शेयर्स दिए उसको उसके 30 दिन के अंदर, अगर वो, ये हमने मेन प्रोविजन में देखा था, ये अमेंडमेंट में नहीं है, ये मेन प्रोविजन में देखा, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं आपको, कि अगर उन्होंने शेयर स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा है तो जिस दिन ट्रांसफर हुआ वहां से 60 दिन के अंदर फॉर्म एफसीटीपीआर, टीपीआर मतलब ट्रांसफर, मैंने बताया था आपको। चलिए दोस्तों, दिस इज द अमेंडमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 3, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है भाई। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में है ही है, पक्का है, देख लेना आप, पक्का है। इसीलिए अमेंडमेंट लेक्चर हम लोग ज्यादा जाएगा ही नहीं, 25 से 30 मिनट का अमेंडमेंट लेक्चर होगा, उसको 2 बार देख लेना बेटे, ठीक है ना, एकदम याद करके जाना पूरा। फिर बोला है ओडीआई, ओपीआई, ओडीआई चैप्टर का अमेंडमेंट है। ओपीआई डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट अलाउ इन्वेस्टमेंट इन, मतलब कौन सी चीजों को हम ओपीआई नहीं मानते। पहला, अगर क्या खरीदा है आपने, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, क्या खरीदा है आपने, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट आपने खरीदा है तो ये ओपीआई नहीं है। क्या खरीदा आपने, अगर अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा है तो ये ओपीआई नहीं है। अच्छा, कोई इंस्ट्रूमेंट किसने इशू किया है, पीआरआई ने, पीआरआई मतलब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब इंडियन कंपनी ने जो इंस्ट्रूमेंट इशू किए वो ओपी, पहले तो बताओ ओडीआई ओपीआई क्या होता है। ओडीआई क्या होता है, हमारे लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओडीआई मतलब हमारे लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडीआई, करेक्ट है। तो ओपीआई की हम डेफिनेशन देख रहे हैं और ओपीआई में क्या नहीं आता ये बताया गया है। याद है, अगर ओडीआई वाला चैप्टर आपने देखा है तो हमने डेफिनेशन देखी थी, हमने पूरा चार्ट बनाया था, फाइनेंशियल कमिटमेंट, ओपीआई, फाइनेंशियल कमिटमेंट के 3 पार्ट, ओडीआई,
अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, यस और नो। तो याद रखना ओडीआई या ओपीआई में हम पैसा कहां डाल रहे हैं, इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट, हम पैसा कहां कर रहे हैं, इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही बात है। अब ओपीआई इट डज नॉट अलाउ द इन्वेस्टमेंट इन, तो अगर आपने यहां इन्वेस्टमेंट किया तो इसको ओपीआई नहीं मानेंगे। जैसे क्या खरीदा आपने, अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, ये तो पुराने लिमिट में था सर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इशूड बाय पीआरआई, ये भी था। पीआरआई, पीआरआई मतलब भारत का ही व्यक्ति ने कोई शेयर्स इशू किए यार, कोई भी सिक्योरिटी इशू की, वो आपने खरीदी, तो ओपीआई कहां से हो, ओपीआई मतलब बाहर की कंपनी के खरीदना, ठीक है, हु इज नॉट एन आईएफएससी। तीसरा डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव एक्सेप्ट परमिटेड बाय आरबीआई, अगर आप डेरिवेटिव खरीदते हो बाहर की कंपनी के, उसको ओपीआई मानते नहीं है। और चौथा कमोडिटी इंक्लूडिंग बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट, तो ये चार चीजें अगर आप खरीदते हो तो इसको हम ओपीआई मानते नहीं है। कौन से चार चीजें बेटा, हाँ अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पीआरआई एक्सेप्ट आईएफएससी, क्योंकि आईएफएससी पीआरआई है बट वहां के खरीदते हो तो उसको ओपीआई मान लेते हैं क्योंकि वो आईएफएससी है, उसको फॉरेन लैंड मानते हैं हम लोग। तीसरा डेरिवेटिव और चौथा कमोडिटी। फिर बोला ओपीआई इन लिस्टेड कंपनी शैल बी क्लासिफाइड एज ओपीआई इवन आफ्टर डीलिस्टिंग ऑफ सच शेयर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओपीआई कब माना जाता है, जब आपने बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीदे, लेकिन कितना, 10% से कम। अब सुनना, मेरी बात सुनना, एक बार थोड़ा सा पीछे का रिकलेक्ट करवा रहा हूं। ओडीआई क्या होता है, ओडीआई क्या होता है समझिएगा, अगर अनलिस्टेड कंपनी के हमने शेयर्स खरीदे तो ओडीआई है, ओडीआई है। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे तो ओडीआई है, नॉट पीआई है, ओडीआई है। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे 10% या उससे ज्यादा तो ओडीआई है। तो मैं लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं 10% से कम तो ओपीआई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पुराना कलेक्ट हो रहा होगा, तो क्या है, ओपीआई है, 10% से कम। अच्छा कंपनी लिस्टेड है, 10% से कम खरीदा तो क्या है, ओपीआई। लेकिन इसकी ससुर के नाती हमने खरीदे और उसने डीलिस्ट कर दिया, तो अब क्या माना जाएगा, उसको ओपीआई मानेंगे कि ओडीआई मानेंगे, क्योंकि अब तो मेरे पास शेयर्स कौन सी कंपनी के, लिस्टेड या अनलिस्टेड, अनलिस्टेड के हैं, लेकिन मैंने जब खरीदा था तब लिस्टेड थी, अब वो अनलिस्टेड हो गए तो भी ओपीआई ही रहेगा। ओपीआई इन लिस्टेड कंपनी शैल बी क्लासिफाइड एज ओपीआई इवन आफ्टर डीलिस्टिंग। वो डीलिस्ट हुआ है, मैंने तो डीलिस्टिंग के पहले खरीदे, तो मैंने तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं 10% से कम, तो वो क्या है, ओपीआई है, ओडीआई नहीं होगा। हाँ लेकिन वो कंपनी डीलिस्ट होने के बाद है तो फिर बोला इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ओवरसीज फंड शैल बी ट्रीटेड एज ओपीआई। ओवरसीज फंड के यूनिट्स खरीदे मैंने, उसको भी क्या मानेंगे, ओपीआई। फिर बोला शेयर्स अक्वायर्ड बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर स्वेट इक्विटी और ईसॉप, हमारे लोगों ने बाहर की कंपनी के क्या खरीदे, स्वेट इक्विटी शेयर्स खरीदे। मतलब समझो मैं यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता हूं, यूएस बेस्ड कंपनी ने मेरे को क्या दिए, स्वेट इक्विटी शेयर, जो बहेगा पसीना उसको मिलेगी हसीना, या मैंने ईसॉप में शेयर्स खरीदे हैं, फिर वो भले कंपनी लिस्टेड क्यों ना हो, 10% तक खरीदे हैं तो उसको हम ओपीआई ही माने। सर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो भी क्या माना जाएगा, ओपीआई। लेकिन ये शेयर्स आपने खरीदे किसमें, स्वेट इक्विटी। यार भाई मैं उस कंपनी के लिए काम करता हूं, हाँ मैंने इतना दिन रात एक करके कंपनी के लिए काम किया है, अब वो मुझे शेयर्स दे रहे हैं और तुम मुझे उसको ओडीआई में, रिस्ट्रिक्शन ज्यादा किसमें, ओडीआई में, तो तुम मुझे रिस्ट्रिक्शन में डाल दोगे तो गलत बात है। अरे बाबा मैं तो उनके लिए काम करता हूं ना, वो तो मुझे स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे, वो तो मुझे ईसॉप देंगे, तो भले ही वो कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। इफ आई एम वर्किंग फॉर अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी, अगर मैंने दोनों के भी शेयर्स खरीदे हैं 10% तक, लेकिन वो स्वेट इक्विटी शेयर्स और ईसॉप के फॉर्म में, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ओपीआई। इन जनरल मैं अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं ओडीआई, स्वेट इक्विटी शेयर्स में खरीदता हूं ओपीआई 10% तक। गॉट द पॉइंट बड़ी, दिस इज द व्हाट बेटा आपका सारे अमेंडमेंट, इसे बस इतनी ही है। बाकी देखो एफटीबी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अमेंडमेंट है, वो हमने नया वाला ही करा हुआ है। कंपटीशन एक्ट का अमेंडमेंट एज इट इज, कंपटीशन एक्ट पूरा मॉड्यूल छाप के दे दिया है, सेम तो सेम है जो हमने पढ़ा हुआ है वही है। अच्छा उसमें 2-3 अमेंडमेंट और है, एक कोपरा का अमेंडमेंट है बट मेरे हिसाब से कोपरा का भी पुराना है, मोदी सर आपको बता देंगे, और एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट है, दैट विल बी टेकन केयर बाय मोदी सर, वो मोदी सर ले लेंगे बेटा। तो यहां तक मुझे बता दीजिए, क्लियर है आपको एकदम अच्छे से, हाँ चलो दो ही खास, मतलब मोटी मोटी देखो कि 2 ही अमेंडमेंट है जो मैंने बोला ये करना है अच्छी तरीके से। एक तो 3 बोलो चलो, अगर हम ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कौन से करेंसी में करना है, नेपाल और भूटान से माल खरीद रहे हैं उनको माल बेच रहे हैं तो कौन से करेंसी में करना है, इंडियन करेंसी में करना है। कौन से करेंसी में करना है, इंडियन करेंसी। अच्छा एफएक्स अलाउड है अगर नेपाल के बैंक ने, कौन से, राष्ट्रीय, नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने परमिट किया तो एफएक्स में कर सकते हो। दूसरा अगर मैं एशियन क्लियरिंग ग्रुप के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूं तो एशियन
क्लियरिंग ग्रुप के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया उसका पेमेंट या तो किस में होना चाहिए, एशियन डॉलर के अंदर या तो यूरो के अंदर, और अदर करेंसी है तो फ्री कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी। ये किसके लिए था, ट्रेडिंग के लिए, मतलब माल खरीदना माल बेचना। दूसरा किसके लिए, अदर देन ट्रेड ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे हम एसेट्स खरीद रहे हैं या शेयर्स खरीद रहे हैं, अदर देन ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो नेपाल भूटान के साथ इंडियन करेंसी, हाँ लेकिन अगर भूटान में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं फॉरेन करेंसी में कर सकता हूं, अदर कंट्री है तो इंडियन रुपी या फॉरेन करेंसी। चलिए फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई इनटू एफडीआई। मेरी बात सुनो, एफडीआई में आ गए तो जिंदगी भर एफडीआई में रहोगे, फिर तुम्हारी होल्डिंग कम भी हो गई तो भी तुम क्या रहोगे, एफपीआई। लेकिन पहले तुम कहां थे, हाँ पहले तुम एफपीआई थे, एफपीआई थे। नाउ आपकी लिमिट, आपकी होल्डिंग बढ़ गई, मतलब उन लोगों ने आपकी कंपनी में ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, अब वो हो गए एफडीआई। मतलब बाहर से पैसा आया, जब पैसा आया था तो वो क्या थे, एफपीआई। जैसे फेसबुक ने रिलायंस में पैसा डाला 9.99%, तो वो क्या है, एफपीआई। लेकिन उन्होंने और 2% ले लिए तो अब वो क्या हो गए, एफडीआई हो गए। तो उनको अपने आप को रिक्लासिफाई करना पड़ेगा। उनके पास दो ऑप्शन है, आई तो अपना बढ़ गया है घटा दो, डाइवर्ट कर दो, डाइवेस्ट मतलब होल्डिंग बेच दो उतना परसेंट, ताकि आप वापस एफपीआई में आ जाओ, या फिर 5 दिन के अंदर अंदर आपने आपको रिक्लासिफाई करो इनटू द एफडीआई। रिक्लासिफिकेशन के लिए हमें किसका अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कब अप्रूवल चाहिए, अगर वो एफपीआई जो एफडीआई हुई है, मतलब जो बेटा आज बाप बना है, एफपीआई मतलब बेटा, जो एफडीआई बन गया बाप बन गया है, वो अगर कहां का है, बॉर्डर स्टेट का है ना, मतलब हमसे बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। दूसरा, अब एफडीआई है तो एफडीआई के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे एंट्री रूट, सेक्टर कैप एक्सेट्रा, प्राइसिंग वगैरह। इन्वेस्टिंग कंपनी का एग्रीमेंट, मतलब कंसेंट चाहिए राइटिंग में कि हम अग्रीड हैं कि अब हमें एफडीआई के रूल्स फॉलो करने हैं, और वो सेक्टोरियल कैप में होना चाहिए। आगे जैसे आपने एप्लीकेशन दोगे रिक्लासिफिकेशन का, उतने टाइम के लिए आपके क्या कर दिया जाएगा, बाकी फर्दर ट्रांजेक्शन को फ्रीज कर दिया कि अभी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे जब तक हम इसको क्या ना कर दे, रिक्लासिफिकेशन कंप्लीट ना कर दे। और आपको फॉर्म, क्योंकि अब आपकी एफडीआई हो चुकी है, फॉर्म एफसीजीपीआर देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है थर्ड चैप्टर का अमेंडमेंट, दैट इज व्हाट, ओडीआई। ओडीआई की जब हम बात करें तो ओपीआई की डेफिनेशन दी है, मतलब ओपीआई मतलब क्या वो बताया हुआ है। तो ओपीआई डज नॉट अलाउ, मतलब ये ओपीआई नहीं है, ये चार चीजें ओपीआई नहीं है। अगर हम अनलिस्टेड डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, दिस इज नॉट अ ओपीआई। अगर हम ऐसे सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सिक्योरिटी किसने इशू किया है, पीआरआई, हम लोग ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं जो शेयर्स कौन इशू कर रहा है, पीआरआई, मतलब हमारे लोग, इंडिया के लोग इंडिया की कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो ओपीआई नहीं है। लेकिन हाँ अगर वो आईएफएससी में है तो ओपीआई होगा। तीसरा, डेरिवेटिव में, अगर डेरिवेटिव में अलाउड नहीं, वो ओपीआई माना नहीं जाएगा। और चौथा, लिस्टेड चौथा कमोडिटी, किसमें इन्वेस्ट किया आपने, कमोडिटी इंक्लूडिंग बुलियन डिपॉजिट रिसीट्स, तो ये भी ओपीआई नहीं है। ओपीआई नहीं है तो या तो वो फाइनेंशियल कमिटमेंट में आएगा, कहां आएगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट में कंसीडर करेंगे। ओके, ओपीआई लिस्टेड कंपनी में लिया आपने, ठीक है, फिर कंपनी अनलिस्टेड होगी तो भी ओपीआई ही रहोगे। लिस्टेड कंपनी में कितने परसेंट तक ले सकते हो, लेस देन 10%, तो वो ओपीआई है। अब मैंने यूएस की कोई लिस्टेड कंपनी में 5% शेयर्स खरीदे तो मेरा क्या है, ओपीआई। 10% से कम खरीदा, अब ससुर के नाती मैंने खरीदा और उसने डिलिस्ट कर दिया, तो भी मैं ओपीआई ही रहूंगा। इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स, अच्छा कोई ओवरसीज फंड है, म्यूचुअल फंड वगैरह है इंडिया के बाहर का, उसके यूनिट्स मैंने खरीदे तो वो ओपीआई होगा। फिर बोला शेयर्स अक्वायर्ड बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर स्वेट इक्विटी शेयर्स, हाँ ये एक पॉइंट समझिएगा। भारत का आदमी है, उसने स्वेट इक्विटी शेयर्स खरीदे या ईसॉप में शेयर्स खरीदे कोई बाहर की कंपनी के 10% जितना, फिर वो कंपनी लिस्टेड हो या सर आपने बोला था अनलिस्टेड कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हो तो वो क्या हो जाता है, ओडीआई। लेकिन ये अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स तुमने किस में खरीदे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईसॉप में, तो आप क्या रहोगे। थैंक यू सो मच बड़ी, द अमेंडमेंट ऑफ व्हाट बेटा आपका एसीआईपीएल। थैंक यू सो मच यार, भाई बहुत ही क्रिस्प रखा है, एकदम प्यारे तरीके से। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो आपने याद भी कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू। शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लव यू टू।